सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। जय हिंद, जय राजधानी। कैसे हैं आप सभी? मैं आप सभी का बायोलॉजी मेंटर एक बार फिर से आपके राजधानी एजुकेशनल ग्रुप के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्म्स विच आर रिलेटेड विद द हार्ट एंड एज वेल एज वी विल डिस्कस अबाउट द लिम्फेटिक सिस्टम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर एंड एज वेल एज द ब्लड वेसल्स। हम इन सभी बेसिक टॉपिक को इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं, लेकिन फ्यू सेकेंड्स के लिए मैं आपको ये बता दूं इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या स्टडी कर लिया है। देखिए, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिफरेंट टाइप के हार्ट साउंड के बारे में देखा था और हार्ट का जो कंडक्शन सिस्टम होता है, जो चालनी तंत्र होता है हृदय का, उसके अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट के बारे में हमने स्टडी किया था। और अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट के बाद हमने वहां पे कार्डियक साइकिल को भी स्टडी किया था। कार्डियक साइकिल यानी हृदय चक्र के जो भी फेजेस होते हैं, जो भी स्टेप्स होते हैं, उसको एक सिंगल डायग्राम के माध्यम से हमने क्या किया था, स्टडी किया था। उसके बाद मैंने आपको ईसीजी कर्व, ईसीजी मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है, उससे किस तरह से हार्ट का जो है इलेक्ट्रिक एक्टिविटी हम मेजर करते हैं, उसका एक आपको प्रॉपर ग्राफ भी प्रोवाइड किया था। इन सभी बेसिक पॉइंट को डिस्कस कर लिए थे हम प्रीवियस लेक्चर में, एंड इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर हम इसी ही जो है प्रीवियस लेक्चर को ही क्या करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? पहले इस लेक्चर को स्टार्ट करने वाले हैं कुछ एक स्पेसिफिक टर्म्स से, ठीक है। और ये जो स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं स्टूडेंट, ये किससे बिलोंग कर रहे हैं? मैंने कहा ये हार्ट से ही बिलोंग करते हैं, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। देखिए, स्पेशली अगर हम यहाँ पे टू टर्म्स की बात करें जो कि प्रीवियस लेक्चर से ही रिलेटेड होते हैं, मैंने कहा देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, आपको दिखाई दे रहा है डायस्टेसिस, ठीक है। ये डायस्टेसिस का प्रोसेस क्या होता है? डायरेक्टली क्वेश्चन आपको मॉड्यूल्स में देखने को मिल सकते हैं कि डायस्टेसिस क्या होता है। देखिए, डायस्टेसिस को आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? तो मैंने कहा आफ्टर रैपिड इनफ्लो द स्पीड ऑफ द ब्लड रिसीव्ड बाय द ऑरिकल इज एग्जैक्टली सेम एज द स्पीड ऑफ द ब्लड मूव्स इनटू द वेंट्रिकल फ्रॉम द ऑरिकल। देखिए, आपको यूं तो ये स्लाइड जो है कंप्लीटली जो है इंग्लिश में दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं एक सिंगल टर्म को हिंदी में भी एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखिए, यहां पर डेफिनेशन प्रोवाइडेड है किस प्रोसेस के बारे में, कि ये डायस्टेसिस क्या होता है। यहां पर बोला है कि अगर हार्ट में क्या हो, रैपिड इनफ्लो होता है। क्या होता है? मैंने कहा अगर हार्ट में रैपिड इनफ्लो होता है तो ये रैपिड इनफ्लो जो है किसका होगा? मैंने कहा यहां पर रैपिड इनफ्लो की बात कर रहे हैं किसका? मैंने कहा ब्लड का, ठीक है। मतलब जब रक्त जो है बहुत ही तीव्रता के साथ अगर हार्ट में क्या करे, एंटर करे, प्रवेश करे, तो क्या होने वाला है? तब उस कंडीशन में क्या देखा जाता है कि द स्पीड ऑफ द ब्लड मतलब ये है कि जो ब्लड का जो स्पीड होता है, किस टाइम की बात कर रहे हैं, किस कंडीशन की बात कर रहे हैं, कि जब ब्लड जो है उसका रैपिड इनफ्लो हो रहा है हार्ट में, और साथ साथ हम ये कह रहे हैं कि उस टाइम द स्पीड ऑफ द ब्लड, वो जो ब्लड है उसकी गति की बात करें, जिसे किसने एक्सेप्ट किया? मैंने कहा जिसे आलिंद ने, ऑरिकल को क्या कहते हैं? आलिंद कहते हैं। तो तेज प्रवाह के दौरान ब्लड के इनफ्लो के टाइम अगर हम ब्लड की स्पीड की बात करें, उस स्पीड की बात करें जिसे जो है ऑरिकल रिसीव करता है, जिस ब्लड को ऑरिकल रिसीव करता है उसके स्पीड की बात करें, तो उसके लिए कहा जाएगा कि उसका जो स्पीड होता है ब्लड का, तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल होता है किसके? मैंने कहा ये जो है एग्जैक्टली इक्वल होता है उस ब्लड के जो है स्पीड से, जो कि कहां से कहां एंट्री करते हैं। मैंने कहा जो है मूव्स होते हैं किसमें? मैंने कहा ये नीले में आते हैं। कहां से? मैंने कहा ये ऑरिकल के द्वारा, या फिर ऑरिकल से ये वेंट्रिकल्स में आते हैं। उस पर्टिकुलर ब्लड का जो स्पीड होता है वो किसके बराबर होता है? मैंने कहा ऑरिकल के द्वारा रिसीव किए गए ब्लड के क्या होता है? इक्वल होता है। तो इन दोनों ही स्पीड ऑफ ब्लड टू कंडीशन में ये क्या देखे जाते हैं? इक्वल देखे जाते हैं। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डायस्टेसिस कहते हैं, ठीक है। हमने यहां पे डायस्टेसिस को डिफाइन किया, बिल्कुल बेसिक सा टर्म था। अब देखिए, नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रोक वॉल्यूम, और यहां से तो बहुत बार जो है क्वेश्चन जो है आ भी चुका है प्रीवियस पीएमटी मेडिकल एग्जाम में, कि स्ट्रोक वॉल्यूम का मेजरमेंट कितना होता है, इसकी वैल्यू क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम के बेसिस पे हम जो है कार्डियक आउटपुट कैसे फाइंड करते हैं, हम इन सभी चीजों के बारे में
अब स्टडी करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर वेरी फर्स्ट पॉइंट क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम को डिफाइन किया गया है। इसको जो है इस प्रकार के आयतन को परिभाषित किया गया है, इसको डिफाइन किया गया है। और इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है इन ईच हार्ट बीट अप्रोक्सीमेट 70 ml ऑफ ब्लड इज पंप्ड, है ना। और इसी ही क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम को किस तरह से डिफाइन किया गया है, यहाँ पर मैंने कहा जो है कंप्लीट, या फिर हम हर एक हार्ट बीट की बात करते हैं। जब हृदय क्या होता है, बीट होता है, तो उस हार्ट बीट के कंडीशन में लगभग अप्रोक्सीमेट ऑलमोस्ट जो है कितना ब्लड जो है पंप होता है। मैंने कहा यहाँ पे 70 ml 70 ml जो ब्लड होता है वो हर हार्ट बीट में क्या होता है, पंप होता है। और इसी ही वॉल्यूम को जो कि हर हार्ट बीट में क्या हो रहा है, अप्रोक्सीमेट 70 ml ऑफ ब्लड के वॉल्यूम को ही क्या कहते हैं, जो कि पंप किया जाता है, ठीक है, हार्ट बीट में, तो इसे ही क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि अगर यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम में हम कितने ब्लड के जो है अमाउंट की बात कर रहे हैं, मैंने कहा ये 70 ml होता है। अब देखिए स्ट्रोक वॉल्यूम जो है, स्ट्रोक वॉल्यूम आ गया आपके पास 70 ml, ठीक है। अब हम इससे जो है कार्डियक आउटपुट कैसे फाइंड करें, और ये इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको यहां पे डबल स्टार मार्क कर दिया। हमने पहले स्ट्रोक वॉल्यूम का डेफिनेशन देखा। अब ऑन द बेसिस ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द एंड द वैल्यू ऑफ द स्ट्रोक वॉल्यूम, हाउ वी कैन फाइंड द कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट को जो है फाइंड करने का, इसको निकालने का जो है एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो आपको पता होना चाहिए। यहां पे आप देख रहे हैं गिवन है कि कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट बीट रेट, ठीक है। जितना हार्ट बीट रेट होता है, मतलब जिस दर से हृदय बीट करता है, धड़कता है, अगर हम उसमें मल्टीप्लाई कर दें किसको, ये जो स्ट्रोक वॉल्यूम हमने फाइंड किया है, जो कि हर हार्ट बीट में जो ब्लड होता है, पंप होता है जितने अमाउंट में, वही स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। इस स्ट्रोक वॉल्यूम को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, मैंने कहा हार्ट बीट रेट से क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, मैंने कहा यहां पर हमारे पास कार्डियक आउटपुट आ जाएगा। सिंपली सी बात है, आपको पता है यहां पे अगर हम पर मिनट हार्ट बीट की बात करते हैं, तो हम इसमें पर मिनट की बात कर रहे हैं, तो यहां पे क्या आ गया, हमने हार्ट बीट को पर मिनट मेजर किया है 72। अब 72 को हमें स्ट्रोक वॉल्यूम से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हमने क्या किया, इसको 70 से मल्टीप्लाई कर दिया। 70 से मल्टीप्लाई जब 72 को हार्ट बीट रेट पर मिनट को करते हैं, तो इससे आने वाला जो कार्डियक आउटपुट का जो हमारे पास वैल्यू है वो किसके इक्वल टू है, मैंने कहा इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 5 लीटर पर मिनट। तो कार्डियक आउटपुट जो है वो कितने के बराबर है, इसकी वैल्यू कितनी है, मैंने कहा यहां पे इसकी वैल्यू है ऑलमोस्ट 5 लीटर पर मिनट, ठीक है। 5 लीटर प्रति मिनट के बराबर जो है कार्डियक आउटपुट को कंसीडर करते हैं। लेकिन इस कार्डियक आउटपुट को समझने से पहले हमें यह समझना बहुत ज्यादा इसेंशियल होता है कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। आपने देखा कि स्ट्रोक वॉल्यूम हम किसे कहते हैं, मैंने कहा इसकी वैल्यू तो 70 ml है, ठीक है, लेकिन आखिर वो ये ब्लड का वो अमाउंट होता है, वो वॉल्यूम है ब्लड का जो कि हर हार्ट बीट में पंप होता है, ठीक है। इसे हमने स्ट्रोक वॉल्यूम कहा। और पर मिनट हार्ट बीट से हमें इस स्ट्रोक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कार्डियक आउटपुट आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये 5 लीटर पर मिनट आएगा इसकी वैल्यू, ठीक है। हमने यहाँ पे कुछ एक स्पेशल टर्म के बारे में क्या किया, स्टडी किया, दैट वाज रिलेटेड विद द हार्ट, ठीक है। अब हम यहाँ पे बिल्कुल नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे रेगुलेशन। क्या है ये, मैंने कहा इट इज अबाउट द रेगुलेशन ऑफ द हार्ट बीट। ये जो हार्ट बीट का जो प्रोसेस है कि हार्ट जो बीट करता है, हृदय धड़कता है, तो इसे जो है किस प्रक्रिया के द्वारा, या फिर ऐसे कौन से स्पेशल स्ट्रक्चर हैं, फिनोमिना हैं जिसके द्वारा इस हार्ट बीट को रेगुलेट किया जाता है, अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहां पर जो बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट है, मैं आपको वो सभी मेथड और वो सभी पाथवे और वो प्रोसेस बताने वाला हूं जिसके माध्यम से हार्ट बीट को रेगुलेट किया जाता है, मतलब हृदय के धड़कने की जो गति है उसको नियमित किया जाता है। इसमें हम 3 बेसिक मेथड के बारे में बात करेंगे। यहां पे देखिए फर्स्ट है नर्वस कंट्रोल, ठीक है। नर्वस कंट्रोल के बाद हम केमिकल कंट्रोल के बारे में भी स्टडी करेंगे। मैंने कहा देखिए नर्वस कंट्रोल के माध्यम से हार्ट बीट को किस तरह से रेगुलेट किया जाता है। मैंने कहा देखिए इसमें वेरी फर्स्ट पॉइंट गिवन है, क्या गिवन है,
नर्वस कंट्रोल को हम हिंदी में क्या कहेंगे? इसे कहेंगे तंत्रिकीय नियंत्रण, कि आखिर तंत्रिकाएं किस प्रकार से नियंत्रित करती हैं हार्ट बीट को, इसके बारे में हम यहां पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट ये है कि हार्ट बीट कंट्रोल बाय द कार्डियक सेंटर सिचुएटेड इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा ऑफ द ब्रेन। व्हेन वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन एंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एट दैट पर्टिकुलर चैप्टर, वी विल डिस्कस अबाउट द स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दैट बिलोंग टू द ब्रेन एंड इट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये वही मेडुला ऑब्लोंगेटा है जिसके माध्यम से यहां पर जो है नर्वस कंट्रोल जो है देखा जाता है, किस पे? हार्ट बीट पे। मैं आपको वन मोर टाइम अच्छे से समझा दूं, यहां पे हार्ट बीट को कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा? मैंने कहा यहां पर कार्डियक सेंटर क्या होता है? कार्डियक सेंटर जो होता है वो हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए होता है, और यही कार्डियक सेंटर हार्ट बीट को कंट्रोल तो करता है, लेकिन ये प्रेजेंट कहां होता है? मैंने कहा यहां पे ब्रेन वाले कौन से पार्ट में? मेडुला ऑब्लोंगेटा के पार्ट में प्रेजेंट होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है इसे ही रेस्पिरेटरी सेंटर भी कहते हैं। जो वॉमिटिंग का प्रोसेस होता है, तो वॉमिटिंग के प्रोसेस को भी कंट्रोल कौन करेगा? मैंने कहा मेडुला ऑब्लोंगेटा ही करता है। तो आपने यहां पे ये देखा कि मेडुला ऑब्लोंगेटा एक कार्डियक सेंटर है जो कि हार्ट बीट को रेगुलेट करता है, उसको नियमित करता है। इट इज रिलेटेड विद द ब्रेन, और यहां पे ये जो है हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग विद दिस पर्टिकुलर नर्वस कंट्रोल, यहां पे दिया हुआ है कि ये जो कार्डियक सेंटर होता है इसमें क्या होता है? 2 पार्टीशन होते हैं। ठीक है, कार्डियक सेंटर है कौन सा? मैंने कहा कार्डियक सेंटर जो है यहाँ पे ब्रेन में पाया जाता है, और कहां पे? मेडुला ऑब्लोंगेटा में। लेकिन इसके भी 2 पार्टीशन है। ये 2 पार्टीशन कौन से हैं? मैंने कहा इसमें जो फर्स्ट पार्टीशन होता है इसे कहते हैं कार्डियक एसिलेटर सेंटर। क्या कहेंगे इसे? इसे कहेंगे हृदय त्वरित केंद्र कहते हैं, कार्डियक एसिलेटर सेंटर कहा जाता है। तो इसके 2 पार्टीशन में से हम फर्स्ट पार्टीशन के बारे में स्टडी कर लेते हैं। और ये क्या दिया हुआ है? यहां पे दिया हुआ है एसिलेटरी सेंटर हैव 1 पेयर ऑफ। इसका जो फर्स्ट यहां पे पार्टीशन होता है, नर्वस कंट्रोल की ही बात कर रहे हैं, तंत्रिकीय नियंत्रण की ही बात कर रहे हैं, तो इसमें जो फर्स्ट पार्टीशन होता है उसमें क्या है कि एसिलेटरी सेंटर हैव 1 पेयर ऑफ द सिंपैथेटिक नोड। ठीक है, सिंपैथेटिक नोड क्या है? ये एक प्रकार के कुछ एक ग्रंथि के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, और यहां पे एसिलेटरी सेंटर में कितने पाए जाते हैं? मैंने कहा 2 प्रकार के, या फिर 1 पेयर, या यहां पे एक जोड़ी बोल दें, या फिर 2 संख्या में कह दें। यहां पर क्या होते हैं? इसके पास सिंपैथेटिक नोड होते हैं। लेकिन अगर यहां पे सिंपैथेटिक नोड के फंक्शन की बात करें कि आखिर ये क्या करेगा, तो ये क्या करता है? यहां पे देखिए लिखा हुआ है एसिलरेटर। एसिलरेट करने का मतलब क्या होता है? प्रमोट करना, उसको बढ़ावा देना। इसका मतलब ये है कि ये हार्ट बीट को ज्यादा, मतलब उसको त्वरित करने के लिए, उसको एसिलरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसमें जो है एसिलेटर सेंटर में क्या प्रेजेंट है? 1 पेयर सिंपैथेटिक नोड प्रेजेंट है। अब ये जो सिंपैथेटिक नोड होता है वो क्या करेगा? इट इंक्रीजेस द हार्ट बीट। ये क्या करेगा? हृदय के धड़कने की जो दर है, जो रेट ऑफ हार्ट बीट है, उसको इंक्रीज कर देगा, उसको बढ़ा देगा। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये कहा जाएगा कि सिंपैथेटिक नोड जो है यहां पे इज गोइंग टू सीक्रेट सम स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंस, एंड दिस पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज सिंपैथेटिन। है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है सिंपैथीन कहते हैं। सिंपैथीन एक केमिकल सब्सटेंस है, इसको रिलीज किया जाता है एसिलेटरी सेंटर में प्रेजेंट 1 पेयर ऑफ सिंपैथेटिक नोड के द्वारा। और यही सिंपैथेटिन क्या करेगा? जो है हार्ट बीट को इंक्रीज करेगा, उसको त्वरित करेगा, उसको बढ़ाएगा। तो हमने नर्वस कंट्रोल में फर्स्ट जो यहां पे पार्टीशन के बारे में स्टडी किया है, ये क्या है? ये है कार्डियक एसिलरेटर सेंटर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेकेंड पार्टीशन ऑफ द नर्वस कंट्रोल। ठीक है, अब देखिए यहां पे सेकेंड पार्टीशन की बात करें तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल देखा था यहां पे जो है एसिलरेटरी सेंटर के बारे में, एंड नाउ द सेकेंड पार्टीशन ऑफ द नर्वस कंट्रोल इज कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर। वो जो है फर्स्ट जो पार्टीशन था वो क्या करेगा? हार्ट बीट में इंक्रीज करेगा, उसको बढ़ाएगा। लेकिन देखिए यहां पे वर्ड से ही डिनोट हो रहा है, इसका मीनिंग आप निकाल सकते हैं। यहां पर है इनहिबिटरी। क्या लिखा हुआ है? इनहिबिटरी लिखा हुआ है। इनहिबिटरी
का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है डिक्रीज करना। क्या करना? डिक्रीज करना या फिर इसको कम कर देना। किसको कम करेगा? मैंने कहा ये हार्ट बीट रेट को क्या कर देगा? HBR को डिक्रीज करेगा। और इसको डिक्रीज करेगा, उसको संदमित करेगा, कम करने के लिए जो पार्टीशन होता है नर्वस कंट्रोल में उसे कहते हैं कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर। ठीक है, इसे हम कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर कहते हैं। और देखिए इसको हमें किस तरह से डिफाइन करना है, इसमें क्या होता है ऐसा। मैंने कहा यहां पे द सेंटर प्रोपेगेट द इंपल्सेस टू द वेगस नर्व बाय द SA नोड। SA नोड के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में व्हेन वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ कंडक्टिव सिस्टम एंड द कंपोनेंट ऑफ द कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट, वहां पर मैंने आपको यह बताया था कि क्या होता है, SA नोड में ही फर्स्ट ऑफ द टाइम कार्डियक इंपल्सेस क्रिएट होते हैं। जो ये आवेग होते हैं वो यहाँ पे साइनो एट्रियल नोड कहते हैं इसे, जो कि यहाँ पे राइट एट्रियम के अपर वाले पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। पेस मेकर भी इसे कहा जाता है। अब इसी साइनो एट्रियल नोड जो होता है उसके द्वारा क्या होगा, मैंने कहा यहाँ पर एक प्रकार का आवेग उत्पन्न होता है। ठीक है, और आवेग जो उत्पन्न होता है उससे क्या हो जाएगा, मैंने कहा यही जो कार्डियक इंपल्स SA नोड के द्वारा वेगस नर्व से के द्वारा जो है यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है, तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली डिक्रीज कर देगा हार्ट बीट को। तो मैंने कहा इट डिक्रीजेस द हार्ट बीट रेट बाय द सिक्रेशन ऑफ विच स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। नाउ इन दिस केस इट इज ये उसमें हमने क्या देखा था, हमने प्रीवियस एसिलेटरी सेंटर में देखा था सिंपैथीन के बारे में, और यहाँ दिया हुआ है एसिटाइलकोलिन। ठीक है, यहाँ पे इसको जो है बेसिकली सिंपली हम इसे जो है ACH से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, एसिटिल कॉलिन होता है। एसिटिल कॉलिन जैसे केमिकल सब्सटेंस को रिलीज किया जाता है इस कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर के द्वारा, जो कि यहाँ पे हार्ट बीट रेट को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे नर्वस कंट्रोल को तो स्टडी कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द हार्मोनल कंट्रोल। हमने ये देखा कि नर्वस सिस्टम का क्या रोल होता है और किस प्रकार के सब्सटेंस को रिलीज करके वो जो है हार्ट बीट को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। अब हम ये देख लेते हैं कि हार्मोनल कंट्रोल किस प्रकार से होगा। देखिए हार्मोनल कंट्रोल में ऑब्वियस सी बात है डिफरेंट टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करेंगे, जो कि जो है स्पेशल या वेरियस टाइप ऑफ हार्मोन्स को रिलीज करके क्या करेगा, यहाँ पे हार्ट बीट को रेगुलेट करेगा। इसमें भी फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करने वाले हैं एड्रिनलिन के बारे में। ठीक है, आपको पता है कि एड्रिनलिन क्या है। एड्रिनलिन एक प्रकार का हार्मोन है। कौन रिलीज करता है, कौन किस प्रकार के एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा एड्रिनलिन का जो है सिक्रेट या फिर सिक्रेशन देखा जाता है। मैंने कहा एड्रिनल ग्लैंड जो है इज गोइंग टू सिक्रेट अ हार्मोन एंड दैट हार्मोन इज नेम्ड एज इज टर्म एज अ एड्रिनलिन। ठीक है, एड्रिनलिन जो है सिक्रेटेड बाय द मैक्यूला डेंसा। देखिए यहाँ पर मैक्यूला डेंसा दिया हुआ है क्योंकि हम यहाँ पे कार्डियक बेसिकली कार्डियक प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, कार्डियक हार्टबीट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैक्यूला डेंसा जो होता है उससे क्या रिलीज होता है, मैंने कहा इससे यहाँ पे एड्रिनलिन रिलीज होता है। और थायरोक्सिन जो होता है, थायरोक्सिन हार्मोन भी क्या होता है यहाँ पे रिलीज होता है। और यही इससे बेसिकली क्या होगा कि ड्यू टू द रिलीज, ड्यू टू द सिक्रेशन ऑफ द एड्रिनलिन एंड द थायरोक्सिन हार्मोन, एड्रिनलिन और थायरोक्सिन हार्मोन के सिक्रेशन के बाद क्या होगा, मैंने कहा यहाँ पर इसका जो हार्ट बीट होता है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हार्ट बीट जो है इंक्रीज हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे हार्मोनल कंट्रोल के बारे में देखा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सेक्स हार्मोन इंक्रीज द हार्ट बीट। ठीक है, सेक्स हार्मोन जितने भी होते हैं आप जानते हैं कौन कौन से होते हैं। मैंने कहा सेक्स हार्मोन जो है ऑल द टाइप्स ऑफ सेक्स हार्मोन इज गोइंग टू इंक्रीज द हार्ट बीट ड्यूरिंग द सेक्सुअल प्रोसेसेस। जो भी लैंगिक प्रक्रियाएं होते हैं उसमें सेक्स हार्मोन क्या करते हैं, जो भी प्रोजेस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरॉन है, ये सारे सेक्स हार्मोन क्या करेंगे, मैंने कहा ये हार्ट बीट को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, हार्ट बीट को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ द हार्ट बीट में
में किस तरह से हार्मोनल कंट्रोल देखा जाता है। और हार्मोनल कंट्रोल से पहले वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द विच टाइप ऑफ कंट्रोल। मैंने कहा यहाँ पे हमने कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर के बारे में देखा और उससे पहले ऐसे जो नर्वस कंट्रोल के पार्टीशंस होते हैं उसके बारे में हमने स्टडी किया था। तो नर्वस कंट्रोल के बारे में हमने स्टडी किया और हार्मोनल जो है किस तरह से कंट्रोल देखा जाता है यहाँ पे हार्ट बीट के ऊपर कि किस तरह से हार्ट बीट को डिक्रीज करेगा इंक्रीज करेगा। तो टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल के बारे में स्टडी किया। अब हम यहाँ पे केमिकल कंट्रोल के बारे में स्टडी करने वाले हैं। देखिए केमिकल कंट्रोल में कौन से स्पेसिफिक पॉइंट आपको लर्न करना है। मैंने कहा केमिकल कंट्रोल में लर्न करना है आपको क्या कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के केमिकल जो होते हैं इज गोइंग टू रेगुलेट द हार्ट बीट। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के केमिकल या रासायनिक पदार्थों की बात करेंगे जो कि यहाँ पे हृदय के धड़कने की दर को हार्ट बीट रेट को कंट्रोल करने वाला है, उसको रेगुलेट करने वाला है। देखिए यहाँ पे वेरी फर्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पे गिवन है वो क्या है। मैंने कहा सोडियम एंड द कैल्शियम आयन इंक्रीज हार्ट बीट। जो सोडियम आयन होते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे सोडियम आयन की बात करें या फिर कैल्शियम आयन की बात करें, ये दोनों ही आयन जो है केटायंस तरह के होते हैं, मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं और ये क्या करते हैं यहाँ पे हार्ट बीट को इंक्रीज करते हैं। क्या करेंगे? हार्ट बीट को इंक्रीज कर देंगे। लेकिन वाइल द पोटेशियम आयन कॉज डिक्रीजेस। लेकिन यहाँ पे अगर हम किसकी बात करें, पोटेशियम आयन की बात करें, ये भी कैटायन है, ये भी धनायन होता है, लेकिन अब ये क्या करेगा, ये जो है हार्ट बीट को HBR को, हार्ट बीट को मैंने कहा यहाँ पे हार्ट बीट रेट HBR से रिप्रेजेंट कर दिया। तो पोटेशियम आयन जो होता है ये तो HBR में जो है डिक्रीज करता है और यहाँ पे अगर सोडियम आयन और कैल्शियम आयन की बात करेंगे तो यहाँ पे HBR क्या हो जाएगा, हार्ट बीट रेट इंक्रीज हो जाता है। तो हमने यहाँ पे थर्ड फैक्टर के बारे में, थर्ड मैकेनिज्म के बारे में देखा, दैट वाज अबाउट द केमिकल कंट्रोल। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट दैट इज एसोसिएटेड विद द केमिकल कंट्रोल एंड इट इज हाई अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। You know carbon dioxide is also a chemical substance. Now we are going to discuss about that how this carbon dioxide is going to regulate the heartbeat. यहाँ पे high amount of the carbon dioxide in the blood, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा से क्या होगा, यहाँ पे हार्ट बीट पर किस प्रकार का अफेक्ट या प्रभाव देखा जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इस केस में जैसे ही ब्लड में क्या बढ़ जाए, जैसे ही ब्लड में यहाँ पे CO2 का अमाउंट ज्यादा हो जाए, इसकी अत्यधिक मात्रा हो जाए ब्लड में, तो क्या होगा, हार्ट बीट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एक साइंटिस्ट के स्टेटमेंट को हम स्टडी करने वाले हैं। इन्होंने बेसिकली किसके बारे में बताया था, मैं आपको बता दूं, इन्होंने जो है यहाँ पर वान ठाप थे। यहाँ पे कौन साइंटिस्ट की बात करने वाले हैं, यहाँ पे वान ठाप की बात करने वाले हैं। और वान ठाप ने क्या बताया था कि हार्ट रेट बिकम्स डबल। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने हार्ट रेट को टेम्परेचर से रिलेट किया। इन्होंने हृदय के धड़कने की दर को जो है तापमान से रिलेशन को बताया और ये कहा अकॉर्डिंग टू द वान ठाप के अनुसार हार्ट रेट जो होता है बिकम डबल, क्या हो जाएगा, हार्ट रेट डबल हो जाएगा। कब? जब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर में अगर हम पर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते रहेंगे, जैसे ही हम क्या करेंगे, पर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते रहेंगे तो हार्ट बीट क्या हो जाएगा, मैंने कहा उसी जो है हार्ट बीट डबल हो जाएगा, दोगुना हमें जो है हार्ट बीट देखने को मिलेगा एज वी इंक्रीज द पर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो ठीक है, यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स हमने केमिकल कंट्रोल में स्टडी किया। यहाँ पर बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट है, हार्ट बीट रेट को HBR से सिंबलाइज किया मैंने। और ये अगर हार्ट बीट रेट जो है किसकी बात करते हैं, मैंने कहा देखिए अगर यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे 2 टाइप्स के आयन की बात की है। एक था क्या, मैंने कहा एक था सोडियम, एक था कैल्शियम। ये दोनों जो है हार्ट बीट को इंक्रीज करते हैं, वाइल द अदर हैंड यहाँ पे पोटेशियम क्या करता है, ये हार्ट बीट को डिक्रीज करता है। अगर यहाँ पे रक्त में CO2 के अत्यधिक सांद्रता की बात करें तो यहाँ पे हार्ट बीट क्या हो जाएगा, जैसे ही CO2 का हायर अमाउंट देखा जाता है ब्लड में तो हार्ट बीट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एज वेल एज यहाँ पे एक साइंटिस्ट वान ठाप के अकॉर्डिंग हमने ये देखा कि हार्ट बीट जो होगा
होगा, क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। हार्ट बीट डबल हो जाएगा कब, जब हम ये कहेंगे कि अगर हम क्या करें, टेम्परेचर को पर 10 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस तापमान को बढ़ाते हैं तो 1/2 के अकॉर्डिंग यहाँ पे हार्ट बीट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब देखिए हमने जो है अब कुछ एक इस लेक्चर में कुछ एक स्पेसिफिक टर्म्स को समझने के साथ साथ रेगुलेशन ऑफ द हार्ट बीट के बारे में देखा, जिसमें हमने हार्मोनल कंट्रोल, नर्वस कंट्रोल और एज वेल एज हमने केमिकल कंट्रोल के बारे में देखा कि किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के रासायनिक पदार्थों का नियंत्रण होता है रेगुलेशन ऑफ द हार्ट बीट पे, किस प्रकार से यहाँ पे तंत्रिकाओं या फिर तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण होता है, और अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स का किस प्रकार से हृदय के धड़कने की दर पर, ठीक है, हार्ट बीट रेट पर किस प्रकार से नियंत्रण होता है। इन सभी पॉइंट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फ्रेश टॉपिक एंड इट इज ब्लड प्रेशर। ये क्या हम पढ़ने वाले हैं, अब हम यहाँ पे ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए आपने लोअर क्लासेस में भी इसके बारे में कुछ एक एलिमेंट्री आइडिया, कुछ एक बेसिक बातें जो है गेन कर लिया होगा। उसी टॉपिक को हम क्या करने वाले हैं, ब्लड प्रेशर को अब डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहते हैं कि ब्लड प्रेशर को हाउ वी कैन डिफाइन, किस प्रकार से हम जो है ब्लड प्रेशर को जो है क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। तो आई मस्ट से हम यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं पहले कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये क्या होता है, मैंने कहा ये एक प्रकार का द्रव स्टैटिक दाब है। ये क्या है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब ये होता है, हिंदी में क्या कहते हैं इसे कहते हैं, ये एक प्रकार का द्रव स्थैतिक दाब है। ये क्या है, ये मैंने कहा ये एक द्रव स्थैतिक दाब है। इट इज अ टाइप ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। और इस प्रकार का प्रेशर डेवलप कब होता है और किस कंडीशन में हम इसे ब्लड प्रेशर कहते हैं, हम ये पढ़ने वाले हैं। मैंने कहा ए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड व्हेन द ब्लड फ्लो इन द ब्लड वेसल्स। एज यू नो ब्लड कहां फ्लो होते हैं, इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग जो है क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मतलब एक क्लोज चैम्बर में ब्लड का फ्लो देखा जाएगा। और वो क्लोज चैम्बर या तो हार्ट हो सकता है या ब्लड वेसल्स हो सकता है। तो अगर यहाँ पे ब्लड वेसल्स में फ्लो को शो करते हैं, मतलब यहाँ पे ब्लड वेसल्स में रक्त जो है प्रवाहित होते हैं, तो उसके प्रवाह के टाइम पे जब ब्लड फ्लो हो रहा होता है ब्लड वेसल्स पे, तो क्या होता है कि ब्लड वेसल्स के वॉल पर, उसके दीवार पर एक प्रकार का द्रव स्थैतिक दाब जो होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होता है, उत्पन्न होता है। और इसी ब्लड वेसल्स के वॉल पर डेवलप होने वाला, उत्पन्न होने वाला ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम यहाँ पे रक्त दाब कहते हैं, रुधिर दाब कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहा जाता है, ठीक है। आई रिपीट, देखिए ब्लड कहाँ फ्लो होता है, ब्लड वेसल्स में। तो जब ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो हो रहा होता है तो ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स के जो है एक्सटर्नल वॉल पे जितना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अप्लाई होता है, उसी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को हम क्या कहेंगे, रुधिर दाब कहेंगे या फिर ब्लड प्रेशर कहेंगे। अब देखिए अब हम ये देखने वाले हैं कि ब्लड प्रेशर को किस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट या फिर जो है एपरेटस के द्वारा, किस उपकरण के माध्यम से, किस यंत्र के माध्यम से इसको मेजर किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट है कि ब्लड प्रेशर मेजर इन या मेजर विद द हेल्प ऑफ स्फिग्मोमैनोमीटर। अब इस यंत्र का नाम क्या है, देखिए इस यंत्र का नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। ये वो इंस्ट्रूमेंट है, ये वो एपरेटस है जिसके माध्यम से ब्लड प्रेशर को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर आपको लर्न करना है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट है। अब देखिए हम यहाँ पे स्पेशली अब बात करने वाले हैं ह्यूमन बीइंग के केस में। इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग ब्रेकियल एट्रियल जो प्रेशर होता है, कौन सा प्रेशर, मैंने कहा ब्रेकियल एट्रियल प्रेशर जो होता है इज मेजर एज अ ब्लड प्रेशर। मैंने कहा किस प्रकार के प्रेशर को मानव के केस में, मानव के कंडीशन में हम ब्लड प्रेशर कंसीडर करते हैं। तो मैंने कहा ये जो ह्यूमन बीइंग में जो ब्रेकियल एट्रियल जो होता है प्रेशर होता है, धमनी दाब जिसे कहते हैं, तो उसी जो है ब्रेकियल एट्रियल प्रेशर के संदर्भ में ही हम क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। और किस यंत्र की सहायता से करते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा करते हैं। तो अब देखिए
अब हम पढ़ने वाले हैं कि ये जो ब्लड प्रेशर होता है उसका नॉर्मल रेंज क्या है, उसका सामान्य दर क्या है जो बिल्कुल एक हेल्दी पर्सन में देखने को मिलता है। तो मैंने कहा ब्लड प्रेशर इन अ हेल्दी मैन, अगर एक स्वस्थ व्यक्ति की बात करते हैं, हेल्दी पर्सन की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर का जो नॉर्मल रेंज होता है ये कितना होता है। मैंने कहा देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पे क्या होता है, ये होता है 120/80 mm ऑफ Hg। mm ऑफ Hg जो है वो ब्लड प्रेशर मतलब दाब को जो है रिप्रेजेंट करने के लिए यूज में लिया जाने वाला क्या है, एक तरह का यूनिट है, एक इकाई है कि ब्लड प्रेशर को यहाँ पे mm ऑफ Hg में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और वो जो कॉमन या फिर नॉर्मल रेंज होता है ब्लड प्रेशर का किसी भी हेल्दी पर्सन में, ये कितना होता है। मैंने कहा देखिए यहाँ पे जो मैक्सिमम लिमिट होता है वो होता है 120 एंड द मिनिमम होता है वो कितना होता है, 80 होता है। लेकिन ये मैक्सिमम और मिनिमम जो है एक्चुअली में ये क्या है, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से रिलेटेड है। इसके बारे में भी हम यहाँ पे आने वाले टॉपिक्स में डिस्कस करने वाले हैं कि सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर होते हैं और किस प्रकार से इसको मेजर करते हैं, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट स्पेशली यहाँ पे आपको क्या लर्न करना है कि अगर हम इफ वी टॉक अबाउट द हेल्दी पर्सन, तो उस हेल्दी पर्सन में जो ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज होता है वो क्या होता है, 120 to 80 mm ऑफ Hg होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट ये जो है हिस्टोरिक फैक्ट है, सीधा सा जो है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पर फर्स्ट ऑफ द टाइम स्टीफन हेल्स के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिला है कि ये क्या है कि फर्स्टली अगर हम क्या करें, सर्वप्रथम क्या देखा गया था कि स्टीफन हेल्स एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ब्लड प्रेशर को क्या किया था, मेजर किया था। लेकिन इन्होंने ब्लड प्रेशर को मेजर किस स्पीसीज में, किस जीव में किया था। मैंने कहा इन्होंने ब्लड प्रेशर को, रक्त दाब को जो है मेजर किया था इन्होंने हॉर्स में। किस में किया था, मैंने कहा यहाँ पे घोड़े में, और वहां पर जो है हॉर्स में भी किस प्रकार के आर्टरी में किया था, यहां पर इन्होंने कैरोटिड आर्टरी में, हॉर्सेस में एक साइंटिस्ट थे स्टीफन हेल्स, और स्टीफन हेल्स ने क्या किया था, मैंने कहा ये स्टीफन हेल्स ने यहां पे ब्लड प्रेशर को मेजर किया था किसमें, हॉर्स में, और हॉर्स के कैरोटिड आर्टरी में। ठीक है, हमने इतने सारे हिस्टोरिक और बिल्कुल बेसिक पॉइंट रिगार्डिंग विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक ब्लड प्रेशर हमने स्टडी किया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम मोर इंफॉर्मेशन दैट वी शुड नो अबाउट दिस टॉपिक। देखिए अब हम स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद ए स्पेशल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जिसे क्या कहते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। यहां पर क्या दिया हुआ है कि स्फिग्मोमैनोमीटर वाज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय विच साइंटिस्ट। मैंने कहा यहाँ पे जो है जिस साइंटिस्ट के बारे में मेंशन किया जाता है वो है रिवा रॉकी। रिवा रॉकी वो वैज्ञानिक थे जिसमें जो है बेसिकली क्या होता है, इन्होंने जो है डिस्कवर किया था। मैंने कहा स्फिग्मोमैनोमीटर वाज डिस्कवर्ड बाय विच साइंटिस्ट, यहाँ पे रिवा रॉकी को आपको क्या करना होगा, मेंशन करना होगा। इन्होंने ही स्फिग्मोमैनोमीटर की क्या की थी, डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कि फॉलोइंग आर द रीजन फॉर या फिर ऑफ ब्लड प्रेशर, कि रक्तदाब के कौन कौन से रीजन हो सकते हैं। ठीक है, हम उन सभी कॉज की बात करने वाले हैं, उन सभी कारण के बारे में हम देखने वाले हैं जो कि ब्लड प्रेशर को क्रिएट करते हैं। देखिए यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट आपको डिफरेंट रीजंस प्रोवाइडेड हैं, हम इसको सिक्वेंसली वन बाय वन स्टडी करते हैं। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट रीजन क्या है, यहाँ पर है कॉन्ट्रैक्शन इन वेंट्रिकल। अगर वेंट्रिकल में क्या हो जाए, वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, तो आप जानते हैं कि वेंट्रिकल वाला पार्ट ही होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करते हैं तो वही क्या करेगा, पूरे एंटायर बॉडी को ब्लड पंप करता है। और अगर वो क्या हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, तो वो जो पंपिंग ऑफ द ब्लड टू द डिफरेंट या वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी की बात करते हैं वो ऐसा नहीं देखा जाएगा। जैसे ही यहाँ पे जो नीले की भित्तियां हैं वो संकुचित हो जाएंगी, तो अब जो है ब्लड का पंप जो है एज कंपेयर टू बिफोर पहले से कम देखा जाएगा। और ये किसका रीजन बन सकता है, यहाँ पे ब्लड प्रेशर का रीजन बन सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ब्लड विस्कोसिटी। ब्लड में जो विस्कोसिटी, श्यानता अगर एक प्रॉपर्टी है ब्लड का, क्योंकि अगर हम लिक्विड की प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो वहां पे विस्कोसिटी को डिस्कस किया जाता है। तो ब्लड विस्कोसिटी की कितने शान है, कितने विस्कस हैं, कितने सघन हैं, ये भी डिपेंड करता है किसके लिए, मैंने कहा ये भी एक वन ऑफ द इंपोर्टेंट कॉज होता है, रीजन होता है ब्लड प्रेशर के लिए। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड रीजन क्या है, मैंने कहा यहाँ दिया हुआ है पेरिफेरल
रेजिस्टेंस ऑफ द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में ये जो भित्तीय प्रकार के जो प्रतिरोधकता है, ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे भित्तीय क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पे ब्लड प्रेशर को हम किस तरह से डिफाइन किए थे, मैंने कहा ये जो ब्लड का कंटेंट है जो कि ब्लड वेसल्स में फ्लो हो रहा होता है, प्रवाहित हो रहा होता है, और वो ब्लड वेसल्स के वॉल पर, उसके भित्ति पे या फिर उसके दीवार पर जितना अमाउंट में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अप्लाई करता है उसी को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। और यहाँ पे आपने देखा कि उसी हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, लेकिन अगर वो रेजिस्टेंस अफेक्टेड होता है जिसके द्वारा ब्लड वेसल्स का जो वॉल है उस प्रेशर को क्या कर पा रहा है, हैंडल कर पा रहा है, सहन कर पा रहा है, अगर वो रेजिस्टेंस ब्लड वेसल्स का क्या होता है, अफेक्ट होता है, प्रभावित होता है, तो यहाँ पे ये भी एक कॉज हो सकता है, रीजन और कारण हो सकता है, किसके लिए, रुधिर दाब के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए। ठीक है, अब देखिए हम अब डिस्कस करने वाले हैं और कुछ एक इंपॉर्टेंट फीचर इसी ब्लड प्रेशर के बारे में। मैंने आपको एक नॉर्मल रेंज प्रोवाइड किया था 120 to 80 mm ऑफ Hg, तब मैंने कहा था एक मैक्सिमम लिमिट है, एक मिनिमम लिमिट है, और इन दोनों का ही रिलेशन जो है हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से होता है। तो यहाँ पे देखिए हम ब्लड प्रेशर को पढ़ने के लिए अब क्या करने वाले हैं, इसको मेजर करने के लिए टू फेजेस में क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। तो ब्लड प्रेशर जो है उसको मेजर करने के लिए हम इसको टू फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, या फिर ये कहें कि दो प्रावस्थाओं में हम इसे क्या कर सकते हैं, डिवाइड करके स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये टू फेजेस कौन से होते हैं, हम एक बार ये डिस्कस कर लें। देखिए ये जो टू फेजेस होते हैं हम इसमें क्या क्या स्टडी करेंगे, ब्लड प्रेशर को टू फेजेस में स्टडी करते हैं। ये क्या है, मैंने कहा यहाँ पे फर्स्ट होता है सिस्टोलिक प्रेशर, क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर, और सेकेंड क्या होता है, मैंने कहा डायस्टोलिक प्रेशर होता है। और एज यू नो हमने प्रीवियस लेक्चर में ही ये डिस्कस कर लिया था कि सिस्टोलिक टर्म का मीनिंग क्या होता है, हार्ट से बिलोंग करता हुआ ये सिस्टोलिक टर्म हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के फेज को, उसमें होने वाले संकुचन को प्रदर्शित करता है। और यहाँ पे डायस्टोलिक जो होता है वो एक प्रकार का ऐसा प्रेशर होता है जो हार्ट के रिलैक्सेशन फेज को इंडिकेट करता है। तो इन्हीं दो फेजेस में हम ब्लड प्रेशर को क्या कर सकते हैं, एंटायरली स्टडी कर सकते हैं। इसमें जो वेरी फर्स्ट पॉइंट है सिस्टोलिक प्रेशर, उसके बारे में हम यहाँ स्टडी करते हैं। देखिए, और सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर के अलग अलग रेंज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैंने कहा देखिए यहां पर दिया हुआ है कि इट हैव, सिस्टोलिक प्रेशर के बारे में हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी करने वाले हैं कि सिस्टोलिक प्रेशर में दिया हुआ है इट हैव मैक्सिमम लिमिट ऑफ द ब्लड प्रेशर एंड इंडिकेट द हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये दिया हुआ है इट हैव द मैक्सिमम, ये जो मैंने आपको 120 एंड 80 mm ऑफ Hg बताया था वहां पे मैंने आपको कहा था मैक्सिमम लिमिट क्या है, 120 है। तो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को इंडिकेट करने के साथ साथ ये उसके मैक्सिमम लिमिट को क्या करता है, ब्लड प्रेशर के मैक्सिमम लिमिट को सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है, और ये इंडिकेट करता है, दर्शाता है किसको, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को। क्यों, क्योंकि सिस्टोल टर्म का मीनिंग ही क्या होता है, मैंने कहा यहां पे इसका मीनिंग होता है संकुचन। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं डायस्टोलिक प्रेशर को, लेकिन इससे पहले मैंने आपको यहां बता दिया है ऑलरेडी कि इन ह्यूमन बीइंग, मानव में जो एक नॉर्मल रेंज होता है उसमें 120 किसको रिप्रेजेंट करेगा, सिस्टोलिक को, या फिर इसके मैक्सिमम लिमिट को जो कि हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है ब्लड प्रेशर का एक फेज है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो योर आंसर विल बी 120 mm ऑफ Hg। mm ऑफ Hg जो है वो पर्टिकुलर यूनिट है जिसमें ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। सेकेंड जो फेज है इट इज अबाउट द डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक जो है अब इसके मैक्सिमम लिमिट को नहीं, अब इसके मिनिमम लिमिट को क्या करेगा, इसके लोअर लिमिट को इंडिकेट करेगा। मैंने कहा लोअर लिमिट ऑफ द ब्लड प्रेशर क्या होगा, मैंने कहा उसे डायस्टोलिक प्रेशर कहेंगे। बट एज यू नो डायस्टोलिक का मीनिंग ही क्या होता है, मैंने कहा ये होता है रिलैक्सेशन, मतलब होता है शिथिलन कहते हैं इसमें। तो बेसिकली इसे रिलैक्सेशन फेज जो होता है वो इंडिकेट करता है जिस ब्लड प्रेशर के फेज को, वो सेकेंड होता है जिसे कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, और यहाँ पे अगर वैल्यू की बात करें, बट स्पेशली इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, मनुष्य में इसका जो लोअर लिमिट का वैल्यू है वो 80 mm ऑफ Hg है, या फिर 80 mm ऑफ Hg होता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट को हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। इट इज अबाउट द पल्स रेट। पल्स रेट क्या होता है, देखिए पल्स रेट के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं स्टूडेंट। मैंने कहा पल्स रेट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिफाइन करते हैं, इसको परिभाषित करते हैं कि पल्स रेट को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। मैंने कहा पल्सेशन जो होता है, पल्सेशन ऑफ द आर्टरीज, धमनियों का जो पल्सेशन होता है
उसके अलोंग हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे पहले डेफिनेशन को स्टडी कर लेते हैं कि पल्सेशन ऑफ द आर्टरीज, पल्सेशन ऑफ द आर्टरीज अलोंग विद द हार्ट, हार्ट हृदय के साथ जो पल्स करता है, ठीक है, और हृदय के वॉल, हृदय में भी किसकी बात करें, यहाँ पे हार्ट के वॉल की बात कर रहे हैं। तो हार्ट वॉल के साथ अगर हम धमनियों में होने वाले पल्सेशन की बात करें तो इसी को ही क्या कहते हैं, नॉर्मली इसको पल्स रेट कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, इसे हम पल्स रेट कहेंगे। आपको यही टर्म लर्न करना है, पल्स रेट ही लर्न करना है। और यहाँ पे हार्ट वॉल के अलोंग बोलना है, हृदय के दीवार के साथ ये जो आर्टरीज में होने वाला पल्सेशन होता है वही क्या होता है, पल्स रेट होता है। अब हम ये डिस्कस करें कि पल्स रेट जो है इसको मेजर कैसे किया जाता है। तो मैंने कहा पल्स रेट मेजर फ्रॉम द रेडियल आर्टरी, इसको जो है किससे मेजर कर सकते हैं, इसको रेडियल आर्टरी से मेजर कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट जो आपको यहां पे दिख रहा है, इट इज अबाउट द पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर या दाब की बात करते हैं स्टूडेंट, तो पल्स प्रेशर को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो पल्स प्रेशर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन, क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द डायस्टोलिक एंड द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इट इज नोन एज अ पल्स प्रेशर। देखिए यहां पे क्या बताया है कि ये जो डायस्टोलिक प्रेशर के बारे में हमने ब्लड प्रेशर के फेजेस में स्टडी किया था और वहां पे सिस्टोलिक प्रेशर के बारे में भी स्टडी किया था। तो यहां पे डायस्टोलिक प्रेशर और सिस्टोलिक प्रेशर मतलब यहां पे संकुचनी और शिथिलनी जो दाब होते हैं, संकुचन दाब और शिथिलन दाब जो होते हैं, उनके बीच में जितना अंतर होता है, जितना डिफरेंस होता है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को पल्स प्रेशर कहते हैं। और देखिए, और यहां पे हमने पल्स प्रेशर को डिफाइन किया। फिर ये जो पल्स रेट होता है वो रेडियल आर्टरी के द्वारा, अरीय प्रकार की जो धमनियां होती हैं उसके द्वारा मेजर करते हैं। साथ साथ हमने यहां पर हार्ट वॉल के अलोंग में अगर आर्टरीज में होने वाले पल्सेशन की बात करें तो हम इसे क्या कहते हैं, पल्स रेट कहते हैं। अब देखिए, अब हम सीधे रीड करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए यहां पर मैंने 2 स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंडीशन लिया है और इस कंडीशन में हम जो है 2 डिजीज के बारे में स्टडी करने वाले हैं। और यहां पर क्या है, देखिए यहां पर दिया हुआ है एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में और एज वेल एज यहां पे मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बारे में दिया हुआ है। बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आई मस्ट से कि ये इन्फेक्शन नहीं है, इट इज इन्फ्रेक्शन, ठीक है। यहां पे ये इन्फेक्शन नहीं होता है, ये क्या होता है, इन्फ्रेक्शन होता है। अब देखिए, अगर नोट पॉइंट के बारे में स्टडी करें तो यहां पर जो है 2 स्पेशल टर्म दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है एंजाइना पेक्टोरिस, हम इसे स्टडी करते हैं। अगर यहां पे एंजाइना पेक्टोरिस की बात करें तो इसे हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, मैंने कहा पेन, हम ये ऐसे कंडीशन की बात, इसके कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, इसमें क्या क्या होता है, ऐसा दोनों में ही एक कॉमन चीज आपको दिखाई देगा कि दोनों में ऑक्सीजन की जो उपलब्धता है, ठीक है, इसकी जो एबिलिटी है उसकी क्या, वो क्या हो जाती है, अफेक्टेड होती है। ऑक्सीजन की अनुपलब्धता या फिर अगर हम कहें इसे सिंपली कि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पाते हैं सफिशिएंट अमाउंट में, इन दोनों ही केस में। अब देखिए यहां पर फर्स्ट केस है एंजाइना पेक्टोरिस, पेन प्रोड्यूस इन द हार्ट वॉल और द चेस्ट पेन इज नोन एज अ एंजाइना पेक्टोरिस। जो एक नॉर्मल कंडीशन आपको देखने को मिलता है कि चेस्ट में पेन हो, मतलब यहां पे जो है चेस्ट में पेन होने की कंडीशन को या हार्ट वॉल में पेन होने की कंडीशन को, मतलब हृदय के जो भित्तियां होती है उसमें अगर पेन हो तो उसे क्या कहते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि दिस डिसऑर्डर ड्यू टू द सफिशिएंट, ठीक है, मैंने कहा डिसऑर्डर, ये जो है इस प्रकार का जो डिसऑर्डर होता है वो कैसे होता है, मैंने कहा ड्यू टू द इनसफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन फॉर कार्डियक मसल्स ड्यूरिंग द हार्ड लेबर। अगर हम कोई भी वर्क बहुत ज्यादा जो है हार्डली करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में करते हैं, तो इससे क्या होता है कि अगर हमारे हृदय की जो पेशियां हैं, मतलब कार्डियक मसल्स जो होते हैं, अगर कार्डियक मसल्स को सफिशिएंट अमाउंट में, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है तो उस कंडीशन में जो भी डिजीज वाली या डिसऑर्डर का कंडीशन होता है उसे ही क्या कहते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं, जिसमें आपको चेस्ट पेन और साथ साथ ये हार्ट वॉल में पेन जो है, दर्द के सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं। ये कैसे हुआ, मैंने कहा यहाँ पे जब हार्ड लेबर के कंडीशन में जब अत्यधिक परिश्रम करते हैं हम, तो उस टाइम जो है हमारे कार्डियक मसल्स को, हमारे जो हृदय की पेशियां हैं उसको
सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता, और इसी डिसऑर्डर को क्या कहते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। नाउ वी आर लीडिंग विद द नेक्स्ट पर्टिकुलर नोट पॉइंट एंड द नेक्स्ट डिसऑर्डर, इट इज मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। अब देखिए ये कैसे होता है, इट इज रिलेटेड विद द कार्डियक मसल्स, इट इज आल्सो रिलेटेड विद द कार्डियक मसल, ये भी क्या है, कार्डियक मसल से ही संबंधित है। एंड दिस डिजीज कॉजेज बाय द इनसफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन फॉर द कार्डियक मसल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द थ्रोम्बोज इन ब्लड सर्कुलेशन। देखिए यहां पर क्या प्रेजेंट होता है, अगर ब्लड सर्कुलेशन में थ्रोम्बोज प्रेजेंट है, क्या हो, मैंने कहा थ्रोम्बोज प्रेजेंट होता है, तो यहां पे कार्डियक मसल में, यहां पर इस जो है डिसऑर्डर में भी हम ये कह रहे हैं कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में भी क्या होता है कि यहां पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है प्रोवाइड नहीं हो पाता है मसल्स में। इसीलिए, और क्यों, ऐसा रीजन क्यों है, क्योंकि यहां पे रीजन जो है ये है कि यहां पे थ्रोम्बिन क्या हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन में प्रेजेंट होगा, तो ये जो थ्रोम्बस के प्रेजेंस में ये कार्डियक मसल को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। इससे क्या होगा, जो सिम्टम्स दिखाई देंगे या जिस डिजीज के सिम्टम्स दिखाई देंगे वो कौन सा होगा, ये मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होगा। लेकिन जो बेसिक डिफरेंस आपको इन दोनों में दिखाई दे रहा है वो क्या है, इसमें हार्ट वॉल चेस्ट पेन है, और यहाँ पे जो है ऑक्सीजन जो है अनअवेलेबल होते हैं, लेकिन साथ साथ ये किस कंडीशन में होता है, ये हार्ड लेबर के कंडीशन में होता है, जब हम अत्यधिक कठोर परिश्रम करते हैं। और यहाँ पे अगर ब्लड सर्कुलेशन में क्या प्रेजेंट होता है, थ्रोम्बोज प्रेजेंट होता है, तो वो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इतने सारे पॉइंट्स को आज के लेक्चर में कवर किया। इन दिस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द डायस्टेसिस, उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप के ब्लड प्रेशर के बारे में स्टडी किया, हार्ट बीट को किस तरह से रेगुलेट किया जाता है, इन सभी प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस किया। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, हम वहां पे ये देखेंगे कि लिम्फ क्या है, लिम्फेटिक वेसल्स क्या होते हैं, और एज वेल एज हम ब्लड वेसल्स के बारे में देखेंगे कि ब्लड वेसल्स की हिस्टोलॉजी क्या होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजधानी।